नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे हिंदी मॉक टेस्ट 4। ठीक है। ये मुख्य सेविका परीक्षा, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की परीक्षा, पुलिस की परीक्षा, लेखपाल की परीक्षा, बीडीओ की परीक्षा, उत्तर प्रदेश की हर भर्ती के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें हिंदी आती है। ये सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आरओ एआरओ में भी हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके मन में जो भी प्रश्न हो, वीडियो के बारे में जो भी सुझाव हो, उसे आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप डायरेक्ट क्विक रिवीजन क्लासेस सर्च कर भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें। अपनी पढ़ाई को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए वीडियो अंत तक देखें, ताकि आप अपनी पढ़ाई को एक अच्छा कंटेंट दे सकें, अपना रिवीजन बहुत ही अच्छे से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे 5 सब्सक्राइबर दे दो। ठीक है, पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, मैं आपसे सिर्फ 5 सब्सक्राइबर मांग रहा हूं। तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों को बोलिए कि 5 दोस्तों को बोलिए, सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ अपने 5 दोस्तों को बोलिए कि ये आपका चैनल आपके बेस्ट फ्रेंड का है, तो प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर लें। बस इतना तो कर ही सकते हो ना आप लोग, 5। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदी मॉक टेस्ट प्रश्न नंबर 1। योगदान में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अवयवी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। बताइए योगदान में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, योगदान में तत्पुरुष समास है। योगदान का समास विग्रह योग का दान है, इसलिए तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में क्या आता है? बीच में विभक्ति आती है। ठीक, तो यह तत्पुरुष समास होगा। वा का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताइए, वा का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताइए, दंत या ओष्ठ या दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही उत्तर है सी, दंतोष्ठ। आपका तो दांत से, जीभ से और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण दंतोष्ठ कहलाता है। वह इस वर्ग में शामिल है। ठीक है, वाह बोलेंगे वाह, तो दांत का भी प्रत्यय लगेगा और ओठों का भी लगेगा, और जीभ तो लगती है। तो कौन सा वर्ण अघोष है? बताइए, आ या ज या ह या श। बताइए कौन सा वर्ण अघोष है? आ, जा, हा या श। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श। ठीक है, श। तो उपर्युक्त वर्णों में श वर्ण अघोष वर्ण है। तो अघोष एवं सघोष वर्णों में अंतर का आधार आवाज का भारीपन है। अघोष वर्णों में आवाज कम भारी एवं सघोष वर्णों में आवाज अधिक भारी होती है। ठीक है, अघोष एवं सघोष वर्णों का अंतर आवाज का भारीपन है। अघोष वर्णों में आवाज कम भारी होती है। जैसे श अघोष है तो श बोलते हैं हम लोग, और हा सघोष है तो क्या हा बोलेंगे, जा। तो इसमें अंतर होता है बोलने में। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों में प्रथम एवं द्वितीय व्यंजन अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों के जो वर्ग होते हैं, कचट तप, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनका पहले और दूसरा अघोष वर्ण होता है, जबकि तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन सघोष वर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त श, श, हा को अघोष वर्ण माना गया है, एवं सभी स्वर और अंत्यस्थ यारा लावा को सघोष वर्ण माना जाता है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि अर्धस्वर किन्हें कहते हैं, किन वर्णों को अर्धस्वर कहते हैं, आप कमेंट करके बताएंगे। तो देख लीजिए, अघोष में कचट तप, का, खा और चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, ये पहले और दूसरे आ गए। ठीक है, और श, श और श, हई। अब सघोष वर्ण में क्या आएगा? गा, घा, जा, झा, ड, ढा, दा, धा, भा, बा, भा और सभी स्वर और या, रा, ला, वा, हा। ठीक है, ये किस में आएंगे? सघोष में आएंगे। अब ये बताइए, संधि का प्रश्न है, गौ प्लस चरिति की संधि क्या है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताइए इसमें से कौन सी संधि होगी?
तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देखो विसर्ग लगी है, ठीक है, और प्लस शर्ती आगे व्यंजन है। तो यहाँ पर हो जाएगा गौशर्ती। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गौशर्ती। तो विसर्ग संधि के नियमानुसार यहाँ पर क्या है? विसर्ग संधि है, क्योंकि विसर्ग है वहाँ पर। यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग का श हो जाता है। क्या हो जाता है? श। ये आधा सा होता है। तो दु प्लस चरित्र दुष्चरित्र, नीह प्लस चल निश्चल। देखिए यहाँ पे शम में श हो गया, श, ये वाला श, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिए ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपके जो भी प्रश्न हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है बताइए? पवन का संधि विच्छेद कौन सा है बताइए? पव प्लस ना, पो प्लस अवन, पव प्लस अन, पो प्लस एन। बताइए पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, पो प्लस अन। इसका संधि विच्छेद पो प्लस अन है। इसमें अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? आ, चिर, प्रति, इका। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इका। इका उपसर्ग नहीं, एक प्रत्यय है, ठीक है। ये पीछे लगाया जाता है शब्द के, उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है बताइए? अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। इन चारों शब्दों में से किसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा है बताइए? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ओढ़ना। ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग को कैसे पहचानते हैं? जब हम किसी शब्दों को दो शब्द तोड़ेंगे तो उनके अलग अलग अर्थ निकलने चाहिए। ओढ़ना को जो आप तोड़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे आप सोच रहे हो इसमें ओ उपसर्ग है, ड़ना का कोई अर्थ होता है क्या बताइए? इसका कोई अर्थ बनता है क्या? नहीं बनता है। तो ये ओ इसमें उपसर्ग नहीं होगा, ठीक है। अपवाद में अप उपसर्ग है, ठीक है, पराजय में परा है और प्रभाव में प्रा है, जबकि ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है बताइए? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या भाववाचक या समूहवाचक? बताइए इसमें राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वी, जातिवाचक। क्या? जातिवाचक। राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। आप सोच रहे होंगे आप इसमें कैसे जातिवाचक संज्ञा है? तो जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों व उनके समूहों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर हो गया, पर्वत हो गया, मनुष्य हो गया, नदी हो गया, मोर हो गया, सभा। देखो नदी कहेंगे तो उसमें सारी नदियां आ जाएंगी, तो ये क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगी। अब गंगा नदी कह देंगे तो वो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे पर्वत कहेंगे तो पर्वत जातिवाचक संज्ञा है, इसमें सारे पर्वत आ जाएंगे। लेकिन हिमालय पर्वत कह देंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार जातवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित स्थितियों में होती हैं: जो संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, ठीक है, जो इनके नाम होते हैं, जैसे जीजा हो गया, पिता हो गया, माता हो गया, बहन हो गए, ये संबंधियों के नाम है, ठीक है। व्यवसाय, तो व्यवसाय, पदों के नाम, लेखपाल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और कार्यों के नाम, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञाएं। और पशु पक्षियों के नाम, जैसे पशु, शेर, कुत्ता, तो ये क्या है? जातिवाचक है। तोता, ठीक है, कौवा। लेकिन अगर किसी पशु का नाम रखा, जैसे आपने अपना कुत्ता पाला और उसका नाम टॉमी रख दिया, तो टॉमी क्या हो गया? अब वो जातिवाचक संज्ञा नहीं रहा कुत्ता का, टॉमी उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। वस्तुओं के नाम, ठीक है, और प्राकृतिक तत्वों के नाम तो आपको पता ही होंगे। अब अगला प्रश्न आता है आपका, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है बताइए? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? जो शब्द मुझे है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, या इनमें से कोई नहीं? बताइए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, उत्तम पुरुष, ठीक है। इसमें उत्तम पुरुष सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं? नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 संबंधवाचक, नंबर 5 प्रश्नवाचक, और नंबर 6 आपका हो जाता है निजवाचक, ठीक है।
तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं, मैंने, मुझे, हम, हमें, हमने आदि, जो हम अपने लिए प्रयोग करते हैं वो उत्तम पुरुष में आता है। ठीक है। मध्यम पुरुष जो हम सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप। ठीक है। और अन्य पुरुष में क्या आ जाता है? यह, ये, वह, उसे, उसका, वे आदि। जो हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो अन्य पुरुष में आ जाता है। ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न आ जाता है उपवाक्य पहचानिए। क्या पहचानना है? उपवाक्य। ठीक है। तो वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, इसमें क्या है? संज्ञा उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है या क्रिया उपवाक्य है? बताइए। वह आदमी जो कल आया था इस आज भी आया है, इसमें कैसा उपवाक्य है? बताइए। तो इसमें आपका विशेषण उपवाक्य होगा। ठीक है। कौन सा उपवाक्य हो गया? विशेषण उपवाक्य हो गया। इसमें विशेषण उपवाक्य है। तो विशेषण उपवाक्य क्या होता है ये समझ लो। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहृत हो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। प्रयुक्त वाक्य में जो कल आया था विशेषण उपवाक्य है। इसमें जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। तो देखो इसमें जो लगा है तो जो क्या बताता है? विशेषण बताता है। ठीक है। जो, जैसा, जितना, ये सब विशेषण में आते हैं। अब उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए। सौख्य होगा या विनित होगा या उत्तम होगा या कोमल होगा? बताइए। उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कमेंट में लिखकर बताइए उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनीत, ऑप्शन बी। ठीक। उद्धत का अर्थ क्या होता है? उद्धत का अर्थ होता है उजंड। ठीक। उदंड, दो, दुष्ट। तो उद्धत का विलोम विनीत होता है, उत्तम का विलोम अधम होता है और कोमल का विलोम कठोर होता है। ये तो आपको पता ही होगा। अगला है आपका, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? बताइए। कर्तव्य होता है या कृतज्ञ होता है या अभ्यस्त होता है या संपादित होता है? कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृतज्ञ। कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ। ठीक। अगला प्रश्न आता है, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या है? अनुदार होगा, उत्कीर्ण होगा, उदार होगा या विकीर्ण होगा? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। अनुदार होगा या उत्कीर्ण होगा या उदार होगा या विकीर्ण होगा? आप कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहा करिए, नीचे कमेंट बॉक्स होता है। तो संकीर्ण विलोम शब्द का, जो संकीर्ण का विलोम शब्द है वो विकीर्ण होगा। ठीक है। विकीर्ण, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो संकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है। यद्यप डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद और डॉक्टर हरदेव वायरी की पुस्तकों में संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण लिखा है। ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में वहाँ पर विकीर्ण की जगह विस्तीर्ण आ जाए तो आप विस्तीर्ण से सिलेक्ट करेंगे। ये बात आपको कोई नहीं बताता, लेकिन मैंने आपको बताई है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, क्योंकि बहुत सी बातें मैं आपको ऐसी बताऊँगा जो आपको कहीं और नहीं बताई जाएंगी, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। लेकिन सामान्य हिंदी के लेखक संजीव कुमार एवं वस्तुनिष्ठ हिंदी लेखक डॉक्टर अशोक तिवारी की पुस्तकों में संकीर्ण का विलोम विकीर्ण लिखा है। तो जब आपका विकीर्ण आए ऑप्शन में तो आप विकीर्ण सेलेक्ट करिएगा संकीर्ण का, और जब विस्तीर्ण आए तो आप विस्तीर्ण सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि ये पेपर बनाने वालों को कोई भरोसा नहीं होता है। ठीक है। तो जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अवीरा होगा या अबला होगा या असहाय होगा या अकेल्या होगा? बताइए। अवीरा या अबला या असहाय या अकेल्या, इनमें से कौन सा सही होगा आपका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवीरा। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे अवीरा कहते हैं। यहाँ पे छोटी की मात्रा हो जाएगी, यहाँ पे गलत लिख गया। ठीक है। अवीरा, अवीरा का एक अर्थ मनमाना आचरण करने वाली भी होता है। ठीक है। अवीरा का एक अर्थ मनमाना आचरण करने वाली भी होता है। वह स्त्री जिसमें बल या शक्ति ना हो उसे अबला कहते हैं। ठीक है। वह स्त्री जिसमें बल या शक्ति ना हो उसे अबला कहते हैं। जो धरती फाड़कर जन्मता है उसे क्या कहेंगे? स्वयंभू कहेंगे या जन्मजात कहेंगे या जरायुज कहेंगे या उद्भिज कहेंगे? बताइए। उसे क्या कहेंगे? स्वयंभू या जन्मजात या जरायुज या उद्भिज? उद्भिज। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्भिज। ठीक है। जो धरती फाड़कर जन्मता है उसे उद्भिज कहते हैं। और जो स्वयं अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयंभू।
और माता के गर्भ से जन्म लेने वाला जरायुज कहलाता है। क्या कहलाता है? माता के गर्भ से जन्म लेने वाला जरायुज कहलाता है। वैसे सभी अपनी माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। बताइए, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बताइए, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? वनाग्नि कहते हैं, या दावानल कहते हैं, या जठराग्नि कहते हैं, या वानल कहते हैं? बताइए इसमें से क्या सही होगा? तो इसका आपका सही हो जाएगा, बताइए इसमें क्या सही होगा? वनाग्नि, दावानल, जठराग्नि या वड़वानल? इसका दावानल सही हो जाएगा, ऑप्शन वी। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग दावानल या दावाग्नि कहलाई जाती है, वनाग्नि नहीं, दावाग्नि या दावानल। पेट की आग जठराग्नि और समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि या बड़वानल। समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि या बड़वानल कहलाती है। निम्न में क्या भाव का अर्थ नहीं है? बताइए, निम्न में क्या भाव का अर्थ नहीं है? भवन, दर, विचार या अभिप्राय? इनमें से कौन सा भाव का अर्थ नहीं है? भवन, दर, विचार, अभिप्राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भवन। ठीक है, भवन भाव का अर्थ नहीं होता है। तो भाव का अर्थ भवन नहीं होता है। दर, विचार, अभिप्राय, ढंग आदि भाव के अर्थ हैं। तो अगला प्रश्न आपका आता है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। अपादान, करण, संप्रदान, कर्ता। बताइए इसमें कौन सा कारक होगा? मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो इसमें आप कारक चिन्ह देखिए क्या लगा है, के लिए। तो के लिए किसके लिए आता है? बताइए, के लिए किसके लिए आता है? तो के लिए आता है संप्रदान के लिए, तो इसमें संप्रदान कारक होगा। तो प्रस्तुत वाक्य में संप्रदान कारक है जिसका चिन्ह को के लिए होता है। अपादान कारक का चिन्ह से अलग होने के अर्थ में होता है। क्या? अलग होने के अर्थ में होता है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक या निषेधवाचक? बताइए इसमें कौन सा होगा? ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर इसमें कौन सा भेद है वाक्य का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इच्छावाचक। 19 का सी सही है आपका, इच्छावाचक। अर्थ के आधार पर यह वाक्य इच्छावाचक वाक्य की श्रेणी में आता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के 8 भेद होते हैं। पहला विधिवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा विस्मयवाचक, छठा संदेहवाचक, सातवां इच्छावाचक और आठवां संकेतवाचक। ठीक है, ये आपको भेद याद रखने हैं। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। सॉरी। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बताइए, सौरसेनी, पैसाची, मागधी या अर्धमागधी? बताइए ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सौरसेनी। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ब्रज भाषा का शुद्ध रूप मथुरा, आगरा, अलीगढ़ जिलों में बोला जाता है। कहाँ पर बोला जाता है? मथुरा, आगरा और अलीगढ़ के जिलों में। निम्नलिखित में से किसका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो बताइए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नामवर सिंह, प्रेमचंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताइए इनमें से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा नामवर सिंह। ठीक है, तो वर्ष 1971 में नामवर सिंह को उनकी साहित्यिक आलोचना कृति कविता के नए प्रतिमान के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला नामवर सिंह को। तो नामवर सिंह को कब मिला? 1971 में। उनकी कौन सी रचना के लिए? कविता के नए प्रतिमान। ये क्या थी? आलोचना कृति थी। ठीक है, अब आपका आ जाता है अगला 22वां। चंद्रकांता के उपन्यासकार का नाम बताइए। बताइए कौन है चंद्रकांता के उपन्यासकार? ये किसने लिखा है? धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या देवकी नंदन खत्री? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चंद्रकांता के उपन्यासकार का नाम बताइए। धर्मवीर भारती होंगे या भगवती चरण वर्मा होंगे या हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे या देवकी नंदन खत्री होंगे? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता उपन्यास देवकी नंदन खत्री ने लिखा था। इस उपन्यास का प्रकाशन 1891 में हुआ था। कब हुआ था? 1891 में। अब अगला प्रश्न है आपका, सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? बताइए, सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, निबंध संग्रह? बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उपन्यास। ठीक है,
23 का सी उपन्यास। तो सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। इसके अलावा धर्मवीर भारती ने गुनाहों के देवता व 11 सपनों के देश उपन्यास लिखे हैं। ये तीनों उपन्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछे गए हैं, तो ध्यान से इनको याद कर लीजिए। धर्मवीर भारती के 3 उपन्यास हैं, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों के देवता, 11 सपनों का देश। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और प्लीज़ पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, मैं आपसे 5 सब्सक्राइबर मांग रहा हूं। प्लीज़ मुझे 5 सब्सक्राइबर दे दो, अपने दोस्तों से बोल के उनसे चैनल सब्सक्राइब करवा लीजिए। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी बताइए? भारतेंद्र युग में, द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, या छायावादोत्तर युग में? बताइए, नागरी प्रचारिणी की सभा किस स्थापना किस युग में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारतेंद्र युग। ठीक है, तो हिंदी जात की भाषाई संगठन मजबूत करने के लिए 1893 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। तो नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 में। भारतेंद्र युग 1850 से 1900 तक माना जाता है, अतः नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना भारतेंद्र युग में हुई। ठीक है, आपका अगला प्रश्न आ जाता है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? बताइए, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, किशोरीदास वाजपेयी, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी? बताइए, इनमें से क्या सही होगा? ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, किशोरीदास वाजपेयी, या चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी? इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने ठेठ हिंदी का ठाठ रचना लिखी है। तो ठेठ हिंदी ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, यह एक उपन्यास है, हरिऔध इनका उपनाम है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न आ जाता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए, उत्साह है, या विस्मय है, या क्रोध है, या भय है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव जहां तक मुझे लगता है आपको पता होगा, ऑप्शन सी, क्रोध। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। आपका अगला प्रश्न आ जाता है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? गिलानी है, या निर्वेद है, या रति है, या श्रृंगार? बताइए, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका निर्वेद। ठीक है, निर्वेद इस शांत रस का स्थायी भाव है। आपका अगला प्रश्न आता है, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जहां तक मुझे लगता है आप में से हर किसी को यह पता होगा, यमक होगा, या उपमा होगा, या उत्प्रेक्षा होगा, या रूपक होगा? तो इसका सही उत्तर क्या है? यमक, या उपमा, या उत्प्रेक्षा, या रूपक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यमक अलंकार के बारे में जान लेते हैं। जब वाक्य में, ठीक है, यहाँ वाक्य कर लीजिए, वाक्य में एक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ हो तथा दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, इसको पद्यांश भी कह सकते हैं। जब पंक्ति में, कविता में, या रचना में, काव्य में, ठीक है, इसको काव्य कर लो, जब काव्य में एक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ हो तथा दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। कहां पर? यमक। जब एक काव्य में एक शब्द का 2 बार प्रयोग हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। प्रयुक्त पद्यांश में घटा शब्द 2 बार आया है तथा प्रथम घटा का तात्पर्य बादल है और दूसरी घटा का अर्थ है कम हो जाना, अतः यहां पर यमक अलंकार है। आपका अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बताइए, स्वर्णधूलि, लोकायतन, युगवाणी, चिदंबरा? किस कृति के लिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है? सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिदंबरा। जी हाँ, आपने सही सुना, चिदंबरा। तो सुमित्रानंदन पंत को अपनी रचना चिदंबरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पंत जी पहले व्यक्ति थे। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पंत जी पहले व्यक्ति थे। तो इलायची बांटने मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन ए, धोखा देना, ऑप्शन बी, दावत देना, ऑप्शन सी, प्रभावित करना, या ऑप्शन डी, अपर्याप्त वस्तु देना? बताइए, इसमें से कौन सा सही होगा? तो इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ होता है दावत देना। ठीक है, क्या? दावत देना। तो ये रहा आपका आखिरी प्रश्न।
ये आपने 30 प्रश्न पढ़े, ये सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो हर प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, तो इलायची बांटने का मुहावरे का अर्थ दावत देना होता है। तो ये रहा आपका हिंदी मॉक टेस्ट 4। मैं उम्मीद करता हूँ आपने अंत तक देखा होगा। अगर अंत तक देखा हो तो प्लीज़ विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपने अंत तक ये वीडियो देखा है तो ज़रूर लिखकर बताएं। और प्लीज़ मैं आपसे सिर्फ 5 सब्सक्राइबर मांग रहा हूँ, मुझे 5 सब्सक्राइबर दे दीजिए। ठीक है, 5। पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, मैं आपसे 5 सब्सक्राइबर मांग रहा हूँ, तो मुझे आप 5 सब्सक्राइबर दे दीजिए। अपने दोस्तों से बोलकर 5 लोगों से हमारा चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका जो भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका जो भी प्रश्न हो, जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके हर कमेंट का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। आपका कितना स्कोर रहा ये भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।